नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साहब का हिसाब किताब में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो बिहार में भले ही चुनावों की तारीखों की घोषणा अभी तय नहीं हुई है, ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यह तो साफ है, चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि चुनाव समय पर ही होंगे, इनको टाला नहीं जाएगा। और साथ ही साथ अब सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जहां एक तरफ रूठने मनाने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर पाला बदलने का भी खेल शुरू हो चुका है। नए दोस्त बनाने का, नए ठिकाने ढूंढने की भी प्रक्रिया चल रही है। और हमारी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि साहब का हिसाब किताब के इस कार्यक्रम के जरिए हम आपके चुने हुए प्रतिनिधि, जिनको आपने भेजा था आपके काम करने के लिए, उन्होंने क्या कुछ आपके क्षेत्र के लिए किया, और अगर उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मंत्री के तौर पर मिली है तो उनके मंत्रालय के जरिए बिहार में और विशेष तौर पर आपके क्षेत्र में कैसा रहा काम, इसकी हम बात करते हैं। मैं रविंद्र सिंह आज आपके साथ जोड़ूंगा इस कड़ी में अपने साथ बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री श्री राणा रणधीर सिंह जी को। राणा रणधीर सिंह जी, जो कि एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही कम युवा नेता होते हैं, खासतौर पर बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो एक चेहरा और भरोसेमंद चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भी नजर में। बहुत बहुत स्वागत राणा रणधीर जी आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। नमस्कार सर, और बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, आपका हिसाब किताब हम लें कार्यकाल का, उससे पहले एक बात जरा दर्शकों को बताइएगा और हम भी जानना चाह रहे हैं। एक प्रतिष्ठित कॉलेज से इंजीनियरिंग की आपने, उसके बाद आप एक बड़ी कंपनी में आपने काम भी किया, लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि विरासत में आपको राजनीति मिली। ये आपका फैसला था कि राजनीति में आकर सेवा करेंगे, या फिर ये पिताजी का असर था जो आप इस क्षेत्र में आए, और कितने अब तक कामयाब रहे आप? देखिए, पूरी ईमानदारी से बात की जाए तो ये दोनों का मिला जुला असर था। और एक बड़ी घटना दिलचस्प है इसके साथ कि मैं 2004 के संसदीय चुनाव में बहुत पहली बार चुनाव प्रक्रिया को नजदीक से देखा और उसमें सक्रिय हुआ, और चुनाव परिणाम, पिताजी चुनाव जीत गए और मैं अपने नौकरी पर लौट गया। लेकिन जो 2-3 महीने की सक्रियता थी, उसी ने एक परिवर्तन इस रूप में लाया। वहां लोगों के बीच से बात आई कि भाई अच्छा लड़का है और इसको लाना चाहिए सामाजिक राजनीतिक जीवन में। और उसी के 2-3-4 महीने बाद से मेरी राजनीतिक यात्रा, सामाजिक यात्रा शुरू हो गई। 2005 से आप कह लीजिए, 5 फरवरी का मैं चुनाव लड़ा भी, लेकिन मेरी राजनीतिक यात्रा जो है वो संसदीय चुनाव के बाद से शुरू हो गई। 2004 के संसदीय चुनाव के बाद से शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं जनता का बड़ा आशीर्वाद था। उनसे 2-3-4 महीने जो उनके बीच रहने का अवसर मिला, कार्य करने का अनुभव मिला, उसका ये एक तरह से आप कह लीजिए उसका प्रकटीकरण था। और मुझे मधुबन की जनता ने मात्र 29 वर्ष की उम्र में स्वीकार किया, अपना आशीर्वाद दिया। और फरवरी के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, मेरे पहले ही प्रयास में मुझे वहां से जीत भी दिलाया, आशीर्वाद दिया, जीत दिलाई। और उसके बाद से हमारी यात्रा शुरू हो गई। उसके बाद 2 चुनाव में हार गया, ठीक है, नवंबर का और 2010 का 2 चुनाव में हारा। लेकिन मैं जनता के बीच रहा, उनसे जुड़ता रहा, उनकी समस्याओं में उनके साथ खड़ा रहा। और फिर 2015 का चुनाव में पुनः जीत के आया तो पार्टी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का विश्वास, उनका आशीर्वाद था कि मुझे बिहार की जनता की सेवा करने का सौभाग्य कैबिनेट मंत्री के रूप में मिला है। मैं समझता हूं इसमें ईश्वर की बड़ी कृपा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, और मधुबन की जनता का बड़ा आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से मैं बिहार सरकार में मंत्री। सवाल मेरा यह है कि आज की तारीख में लोग अपने पुराने घर की तरफ लौट रहे हैं। मैं नाम लेके ही बोलूंगा, एक आप ही के साथी, आप ही के कैबिनेट में रहने वाले आपके सहयोगी, आप समझ रहे होंगे मैं किनका जिक्र कर रहा हूं, वो अपने पुराने घर में चले गए। और अब जो आप उनका घर एक वक्त में हुआ करता था, यानी जेडीयू, अब वो पानी पी पी कर कोस रहे हैं। उनके अंदर बहुत कमी दिखाई दे रही है। शाम रजक, आपको लग रहा है अब जो घर है आपका यही ठीक है, परमानेंट एड्रेस आपका यही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं विचारधारा से शुरू से ही संघ परिवार से जुड़ा हुआ था। अब ये और बात है कि आप, मुझे मौका पहली बार आरजेडी से मिला और मैं उस पार्टी से चुनाव लड़ा था, लेकिन मेरी जो खुद की विचारधारा है, पहले से विद्यार्थी जीवन में भी मैं संघ के कार्यकर्ता के रूप में कई बार कार्य करने का और सेवा करने का, नौकरी के दरमियान भी, जब मैं टाटा स्टील में नौकरी करता था तो वहां भी संघ के कार्यों में रुचि रखता था मैं। और इस नाते जब मैंने एक बार दल परिवर्तन किया, भारतीय जनता पार्टी में आया, तो मुझसे ये प्रश्न पूछा गया था। पत्रकार मित्रों ने भी कहा और वहां के पार्टी के लोगों ने भी कहा कि आपके आने का विरोध तो नहीं होगा,
तो मैंने ये कहा था उस समय भी कि मेरे आने का स्वागत होगा और लोग इंतजार कर रहे हैं। और ये एक आप समझिए कि जिस विचारधारा से आप बहुत पहले से जुड़े हो, जिस परिवार से, जिस विचारधारा से, वहां आने का मुझे अवसर मिला और यहाँ आकर मैं सेवा कर रहा हूँ, जनता के बीच हूँ, सेवा कर रहा हूँ, पार्टी की सेवा कर रहा हूँ कार्यकर्ता के नाते, और पार्टी का विश्वास भी है और पार्टी का आशीर्वाद भी है, जिसका प्रकटीकरण है कि मैं कैबिनेट मंत्री के रूप में बिहार सरकार 3 साल से आप सहकारिता मंत्री का पदभार करीब करीब संभाल रहे हैं। आप को ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर आपके मंत्रालय को, आपको अपने मंत्रालय पे फक्र है कि आपने बिहार की सरकार, बिहार में रहते हुए बिहार के लोगों के लिए, अपने क्षेत्र, अपने इलाके के लोगों के लिए काम किया है? वो कौन सी उपलब्धियां हैं? देखिए, मुझे बहुत खुशी है। आपको पता भी होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था और डिजिटल भारत, डिजिटल बिहार की चर्चा हो रही है। सहकारिता विभाग बिहार में पहला विभाग, इस विभाग को गौरव मिला है कि हम ये ऑफिस हो गए हैं पूरी तरह से। ये तो अभी हम लोगों ने किया। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है धान अधिप्राप्ति। ये 2017-18 में जब मैं आया था, उस समय करीब 12 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति होती थी। आज करीब 20 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा, कोरोना का संकट काल था, लॉकडाउन था, उस समय भी हम लोगों ने 20 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान अधिप्राप्ति करके अब तक का अधिकतम धान अधिप्राप्ति का कार्य हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से हम लोगों ने कई परिवर्तन किए। पैक्सों को पहले जो ऋण देता था हमारा सहकारी बैंक, वो 11% पर देता था, उसको हम लोगों ने 8% पे कराया। प्रबंधकीय अनुदान की व्यवस्था कराई। हमारा पैक्स जो इतना महत्वपूर्ण केंद्र है और धान अधिप्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिहार सरकार पहले कोई अनुदान नहीं देती थी। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके प्रबंधकीय अनुदान की व्यवस्था कराई और करीब 20 करोड़ रुपया बिहार की सरकार प्रबंधकीय अनुदान के रूप में पैक्सों को देती है, व्यापार मंडलों को देती है। जो बैंक इनको मदद करते हैं, 10 रुपया पर कुंटल पैक्सों को है, 5 रुपया जिला सहकारी बैंक को प्रबंधकीय अनुदान है और 50 पैसा जो हमारा राज्य का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, राज्य सहकारी बैंक, उसको अनुदान की व्यवस्था कराई। 800 करोड़ रुपया बिहार की सरकार देती है। ये राशि भी हम लोगों ने बढ़वाई धान अधिप्राप्ति के लिए। तो ये सब कुछ ऐसे काम थे जो मैं तो आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने शुरू में ही 2017 में हम लोग आए और बिल्कुल 2-3 महीनों में ही हम लोगों ने चर्चा करके ये चीजें 2019-20 में जो टारगेट गेहूं की खरीदारी का रखा गया था, वो कितना पीछे रह गया? वो हासिल क्यों नहीं हो पाया? कहां कमी रह गई? नहीं, वो उस पर मैं आने वाला था। मैं बता देता हूं, दो योजनाओं की चर्चा करता हूं आपको। ये पहले गेहूं अधिप्राप्ति का कार्य नहीं हो रहा था बिहार में, हम लोगों ने लगकर गेहूं अधिप्राप्ति शुरू कराई। आपने ठीक कहा कि गेहूं अधिप्राप्ति जो हम लक्ष्य जैसा रखते हैं वैसा नहीं कर पाए हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं। मैं इसका कारण बताना चाहता हूं। देखिए, जो धान अधिप्राप्ति का जो कार्य सरकार करती है, मूल उद्देश्य रहता है कि किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिले और समर्थन मूल्य जो सरकार तय करती है उसके आसपास किसान भाइयों को उनके फसलों का मूल्य मिल जाए। ये अधिप्राप्ति का मूल उद्देश्य है। धान को लेके जो समस्या रहती थी कि धान का हम समर्थन मूल्य अभी 1835 रुपया हम लोगों ने इस बार रखा था, पहले 1750 था, उसको बढ़ाने का काम किया। इसके पूर्व में जो धान अधिप्राप्ति था तो बाजार में भाव कम रहता था, 1200, 1300, 1400 तक जाता था जी। तो हमारा अधिप्राप्ति का लक्ष्य है कि जो सरकार का जो एमएसपी होता है उसके आसपास किसान भाइयों को उनके फसलों का दाम मिल जाए। गेहूं के केस में क्या है कि किसान भाइयों का समर्थन मूल्य के बराबर और कहीं कहीं तो ज्यादा उनको मिल जाता है। तो अगर आज भी किसान भाइयों को उनके खेतों में, उनके घर पर समर्थन मूल्य के आसपास, या मंत्री होने के नाते जो मेरा अनुभव है कि 50, 75, 100 रुपये कम भी अगर खेतों से कोई ले जाता है तो मैं सुझाव दूंगा और मैं कहता हूं किसान भाइयों को, चूंकि ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा होता है तो वो खर्च उनको बच जाएगा। तो इस नाते बिल्कुल हमारा अधिप्राप्ति का उद्देश्य है कि किसान भाइयों को उनके फसलों के अधिकतम मूल्य मिले। तो हमारा अधिप्राप्ति के नाते हम इसलिए ये काम ठीक है। आगे बढ़ते हुए सवाल आपसे ये है कि गेहूं और धान के साथ साथ, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, धान और गेहूं के साथ साथ आपके विभाग की एक अच्छी शुरुआत हम इसको यूं कह सकते हैं कि सब्जियों को आप
अधिग्रहित करने की आपके विभाग ने कोशिश की। खासतौर पर लॉकडाउन में हमने देखा कि जिस तरह से परेशानी किसानों को आ रही थी कि सब्जी उनके खेतों में पड़ रही थी, खराब हो रही थी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा था, तो उसने कितना मदद पहुंचाई है न सिर्फ उन लोगों को जिनकी सब्जी बिक रही है, जो किसान है, बल्कि उन लोगों को भी जिनको सब्जी मिल रही है। किस तरह से बीच के मिडिलमैन गायब हुए? रविंद्र जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और आपके माध्यम से लोगों को जानना भी चाहिए कि ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की और बिहार सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। देखिए, कृषि तो अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है देश का भी, और बिहार जैसे राज्य में तो जो लैंडलॉक स्टेट हम लोग बोलते हैं, कृषि हमारा मुख्य व्यवसाय है, कृषि हमारा मुख्य कार्य है। तो इस नाते जो फल सब्जी, मैं एक आपको इस प्रसंग में दो चीजें कहूंगा। एक तो कि अपने यहाँ बड़ी प्रचलित कहावत है अपने ग्रामीण इलाकों में और शहरी क्षेत्रों में भी लोग कहते हैं और कहते रहे हैं, हमारे पुरखे भी कहते आए, हमारे पूर्वज भी कहते आए कि नौकरी करिए तो सरकारी, नहीं तो खेती करिए तो तरकारी। आखिर में जाना तो आपको वहीं होगा वोट मांगने के लिए जनता के दरबार में। आपका क्षेत्र पूर्वी चंपारण के जिले में जहां मधुबन पड़ता है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और बाढ़ की भी समस्या रहती है क्योंकि पानी नेपाल से लगातार वहां से आता है। तो ये जो मूलभूत समस्याएं पहले से ही मौजूद हैं दशकों से, उनको दूर करने में या दूर करने के क्रम में आप कितना कामयाब रहे? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारा तो नदियों से, बूढ़ी गंडक से घिरा हुआ क्षेत्र है और बागमती का भी पानी शिवहर में जब आता है तो इधर चला आता है। लेकिन मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि करीब 137 नई ग्रामीण सड़कें का निर्माण हम लोगों ने कराया। 8 पुलों का निर्माण कराया है जिसकी मांग होती रही चुनाव के पहले, और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम सब लोगों ने उन पुलों का, कुछ तो पुलों का निर्माण पूरा हो गया। फिनहरा में ककड़हिया नाला पुल का डिमांड 20 साल से हो रहा था, वो पुल का काम पूरा हो गया। और ये बाढ़ के समय जिसका जिक्र आपने किया, लोगों को बड़ी राहत हुई उस पुल के बनने से। सिसहनी में लक्ष्मी नारायण घाट पर पुल का निर्माण चल रहा है। हमारे यहाँ पकड़ी दयाल जो अनुमंडल भी है, हमारा प्रखंड भी है, सुंदरपट्टी पंचायत में गुदरा घाट पर पुल का निर्माण हो रहा है। हमारे यहाँ एक मुख्य सड़क है जो पकड़ी दयाल को फिनहरा से जोड़ती है, उसमें छपरा पुल का शिलान्यास हो गया है। तो करीब 8 पुलों का हम लोगों ने कार्य शुरू कर दिया है। 3 पुल कंप्लीट हो गए, 5 पुलों का निर्माण कार्य जारी है। तो क्षेत्र की जनता के बीच हम लोगों ने जो बात रखी, आज हमारे यहाँ मधुबन में पकड़ी दयाल अनुमंडल में आईटी भवन बन के तैयार हो गया। 17.5 करोड़ की लागत से आईटीआई भवन का निर्माण हो रहा है। हमारे यहाँ मधुबन में डिग्री कॉलेज है, उसमें उसका शैक्षणिक कार्यक्रम हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू करवा दिया। तो इस तरह की जितनी चीजें हम लोगों ने किया था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने नहीं। मंत्री जी, मैं एक करके मैं बात करता हूं सभी में आने वाला था। मुझे ये बताइए, आप जब चुनाव लड़े थे आपने ये वादा किया था कि मुझे ये कोशिश करनी है, आप इसलिए वोट दो कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त इस विधानसभा को बनाऊं। प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करें तो मैंने आप ही के लोगों के इलाके से बात की है, क्योंकि आप जानते हैं मैं जब भी बैठता हूं सवाल करने के लिए तो मैं पूरी तैयारी के साथ आता हूं। तो उन्होंने कहा कि जो भी विकास के कार्य होते हैं उसमें बिना पैसे के काम नहीं होता। प्रधानमंत्री आवास योजना में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है उसमें यही कहा जाता है कि 200 करोड़ का आप दावा तो कर रहे हैं कि सड़कों का काम किया है, लेकिन उनकी सड़कों की गुणवत्ता बेहतर नहीं है। इन दोनों पर एक संक्षेप में जवाब आप दीजिएगा, फिर और भी मेरे पास सवाल है आपके क्षेत्र के। नहीं, बिल्कुल, बहुत ये मैं समझता हूँ अच्छा प्रश्न है आपका। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसलिए अब ग्रामीण सड़कों का, जो भी सड़क संवेदक बनाएंगे उनका मेंटेनेंस भी उनको करना है। ये समस्या थी और इसका एक तरह का समाधान हम लोगों ने, सरकार ने निकाला है कि अब संवेदक काम करके वो निकल नहीं सकता कि हमने सड़क बना दी, गुणवत्ता की जांच करिए, कार्रवाई करिए, उनको मेंटेनेंस भी करना है, 5 वर्षों तक करना है। ये बिल्कुल अब तय हो गया और इस तरह की शिकायत अब ग्रामीण सड़कों में, और इसलिए सरकार नहीं, ऐसी नौबत ही क्यों आई कि गुणवत्ता सही नहीं बनाई? क्या ठेकेदार को डर नहीं था? देखिए, अब एक चीज मैं स्पष्ट रूप से रविंद्र जी इसको कहना चाहूंगा कि ये जो समस्या है गुणवत्ता को लेकर, या जो आपने दूसरा प्रश्न रखा है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास में जो भ्रष्टाचार या लेन देन की जो बात होती है, ठीक है, इसमें रविंद्र जी जब तक कोई व्यक्ति खड़ा होकर ये नहीं कहेगा कि मुझसे भ्रष्टाचार, घूस मांगा गया है, मुझसे पैसा लिया गया है, तब तक आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मैंने ये ग्रामीण मित्रों से या सभी हमारे जो युवा साथी हैं कहता हूं कि आप
बिल्कुल इसके पीछे लगिए। आपके पास एक सूचना और डिजिटल भारत में हथियार है, मोबाइल है, आप रिकॉर्डिंग करिए, आप फोटो खींचिए, काम नहीं हो रहा है बढ़िया से मुझे भेजिए, हम कार्रवाई कराएंगे। अगला तो सवाल आपकी सामने बात आइए, से जुड़ा हुआ सामने ये है कि आपकी विधानसभा में जी। 3 प्रखंड आते हैं और एक भी साल ऐसा नहीं रहा जहां पर किसानों को ओलावृष्टि या इस तरह की कुछ और मौसम की मार ना झेलनी पड़ी हो। और ऐसा एक भी साल नहीं रहा, एक भी बार ऐसा सीजन नहीं रहा जब तीनों ही प्रखंडों के किसानों को एक साथ क्षतिपूर्ति दी गई हो। मैं दावे के साथ यह कह रहा हूं कि आपके फेनहारा के किसानों को एक भी पंचायत, पकड़ीदयाल प्रखंड में एक भी किसान को एक भी पंचायत में नहीं मिला है और फेनहारा में भी 2-3 पंचायतों को दिया गया है। ऐसा क्यों? मैं एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं तो डेटा के साथ बैठा हूं, आपके डेटा को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको भिजवा दूंगा। 2017 में हमारा 3 प्रखंड है, उसमें बाढ़ की समस्या थी, फसलों की क्षति थी। फेनहारा जिस प्रखंड की आपने चर्चा की, छोटा प्रखंड है, 6 पंचायतों का है। उसमें जो मेरे पास डेटा है और बिल्कुल मैंने ब्लॉक से लिया हुआ है, वहां के जिला ऑफिस से लिया हुआ है, उसमें करीब 17,500 किसान भाइयों को, वहां के लोगों को हम लोगों ने सहायता पहुंचाने का काम किया। मधुबन के करीब 19,500 किसान भाइयों को और पकड़ी दयाल के करीब 18,500। ये 2017 का डेटा ठीक है। आपने 18 में थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर उसी फेनहारा में 11,500, मधुबन में 17,500 और पकड़ी दयाल में 15,500। और इस बार जो डेटा तैयार हो रहा है, ठीक है, उसमें भी करीब आपको फेनहारा में 6,000, मधुबन में 11,000 और पकड़ी दयाल में 8,000। बिल्कुल, आपका जवाब मिल गया, हमारे पास उपलब्ध है। आपका जवाब मिल गया। किसान ऋण माफी की बात कही थी, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। जी नहीं, हम लोगों ने एक चीज किया है, देखिए बहुत स्पष्टता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और लगातार कहते हैं कि देखिए भारत तब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा जब तक किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम ऋण माफी जैसी योजना पर सरकार का विश्वास नहीं। हम किसान भाइयों की मदद करना चाहते हैं, किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको मदद करेंगे। फसल सहायता योजना, बिना हम 0 प्रीमियम पर उनको फसल सहायता योजना दे रहे हैं। पहले प्रीमियम की राशि लगती थी, अभी कोई प्रीमियम नहीं देना। और ये योजना, फसल सहायता योजना जो है, रैयत और गैर रैयत दोनों किसान भाइयों के लिए लागू। और आपको जो डेटा हमारे पास उपलब्ध है, आंकड़े जो हैं, उसके हिसाब से गैर रैयत किसान भाइयों को ज्यादा इसमें उनको लाभ हुआ है फसल सहायता योजना के तहत। ये पूरे बिहार का डेटा है, हमारे विधानसभा का भी डेटा है। राणा रणधीर सिंह जी रैयत किसानों के साथ आई। राणा रणधीर सिंह जी पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि आप स्थानीय जनता एक लाइन मुझे बोल लेने दीजिए रविंद्र जी। हाँ, ये जरूरी है। ठीक है, बोलिए। हाँ, एक लाइन जरूरी था कि जो रैयत किसान भाइयों को जो कम पेमेंट हुआ है फसल सहायता योजना के तहत, वो कागज में एलपीसी और रसीद के जो हम लोग ऑनलाइन निबंधन कराते हैं, उसके पैरामीटर में थोड़ी सी अगर उस पर नहीं कागज पिछले साल का लग गया तो इस नाते उनका वो जो आवेदन है वो स्वीकृत नहीं हुआ और उस नाते रैयत किसानों को उतना पेमेंट नहीं हो पाया। ये मुझे क्लियर करना था। आप अगला प्रश्न पूछ लें। ये सवाल ये है कि आरोप ये लगते हैं कि आप अपनी स्थानीय जनता से कटे से रहते हैं, आप उनके बीच में बराबर नहीं पहुंचते हैं। छोटे मोटे काम जो होते हैं, जो विधायक से जरूरी होते हैं, क्योंकि बड़े काम के लिए नहीं, जो लोग होते हैं, कोई छोटा मोटा कागज बनवाना होता है, हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है, ठीक है आपके प्रतिनिधि वहां पर रहते होंगे, लेकिन फिर भी एक कनेक्शन जो है ना, उसके ऊपर आरोप आपके लगते हैं कि कनेक्शन आपका नहीं है पब्लिक से। मेरा बहुत सौभाग्य है कि वहां की जनता का बहुत स्नेह और अपनापन रहता है और वो चाहते हैं कि मैं ज्यादा समय रहूं। मैं प्रयास भी करता हूं कि वहां रहूं और मेरा मानना भी है कि रहना चाहिए। अब ये है कि मंत्री होने के नाते थोड़ा समय पटना भी रहना पड़ता है। तो एक तो मेरी दिनचर्या है कि शनिवार और रविवार हर सप्ताह में मैं निश्चित रूप से वहां क्षेत्र में रहता रहा हूं 5 वर्षों में अभी फिर भी, लेकिन मैं इसको एक अच्छा फीडबैक मानता हूं कि जनता को लगता है कि और रहें, तो मैं इसको एक बहुत सकारात्मक तरीके से लेता हूं। और एक चीज कहना चाहता हूं कि जनता कभी गलत नहीं होती, उसके विचार कभी गलत नहीं होते। हम गलत हो सकते हैं, मेरे में कमी हो सकती, लेकिन मैं इसको बहुत सकारात्मक रूप में लेता हूं और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जनता की जो इच्छा है और जैसा वो चाहते हैं मैं वैसा कर सकूं। जो कि जेडीयू के पूर्व विधायक 2 बार से रह चुके हैं, वो ये कहते हैं कि पावर ग्रिड हो, सब स्टेशन हो, डिग्री कॉलेज जिसका आप जिक्र कर रहे हो, नर्सिंग कॉलेज हो, शिलान्यास तो उन्होंने किया, आप तो बने बनाए का उद्घाटन कर रहे हो। नहीं, मैं एक चीज इसमें कहना चाहूंगा
कि पावर ग्रिड का काम उनके समय शुरू हुआ, ठीक है। और एक चीज तो जो लोकतंत्र में सिस्टम है, ये व्यवस्था है कि जिस प्रतिनिधि के कार्यकाल में जो कार्य संपन्न होगा तो उसका क्रेडिट उन्हीं को मिलना चाहिए। अब जो दो पावर सब स्टेशन बने हैं फिनारा में, 2 मधुआ पकड़ी दयाल में, सब स्टेशन तो हमारे समय में मैंने शुरू कराया है। मैं विधायक था, प्रत्यामृत जी से मिलकर बैठकें करके उनके प्रधान सचिव से मैंने शुरू कराया। मुझे ये IT भवन जो बना है मधुबन में और पकड़ी दयाल में, उसका शिलान्यास भी मैंने किया है, उनकी स्मृति में न हो। 2 दावेदार हैं। इसका काम उनके समय शुरू जरूर हुआ, लेकिन जी पूरा कराने का काम मैंने किया है। ITI कॉलेज का शिलान्यास। दो दावेदार हैं। देखिए, आपको सामना करना पड़ेगा अपनों के भी सवालों का। जी, हम तो पूछेंगे इस सवाल। 2 दावेदार हैं इस सीट पर, क्या लग रहा है? नहीं, स्वागत है। आप नहीं बताएं। हाँ, तो सवाल यही है ना कि JDU के खाते में जाएगी ये सीट या बीजेपी के पास ही रहेगी? सिटिंग सीट है, क्योंकि JDU भी दावा अपना कर सकती है इसमें। सिटिंग सीट है। डर तो नहीं लग रहा, मतलब घबरा तो नहीं रहा आप इस मामले में कि कभी मेरे जी? नहीं, सेवा नहीं, बिल्कुल। हम लोग तो जनता के बीच रहते हैं और जनता की सेवा करते हैं, तो बिल्कुल जनता की सेवा के लिए लगे हैं और उनका काम करना है। जब मैं 10 वर्षों तक नहीं भी था विधायक, तो भी मैं जनता के बीच रह के उनके सेवा का कार्य करता था। तो जब ये राजनीति तो सेवा का क्षेत्र है, और हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो लगातार कहते हैं हाँ। कि सेवा ही संगठन है और सेवा करना मकसद होना चाहिए। बाकी चीजें तो जनता जनार्दन है, जनता में भगवान के दर्शन होते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करने के लिए। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा राणा रणधीर जी, और ऑल द बेस्ट आपको आगे के लिए, आपके राजनीतिक भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साहब का हिसाब किताब में थैंक यू रविंद्र जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल आज की साहब का हिसाब किताब की कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी में फिर एक और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।